और बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है और इस पैनल में आपको बता दूं हर फ्रेटर्निटी से एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं ताकि बजट को बहुत आसानी से आपको समझा सके। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, नितिन सक्सेना साहब अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर सोसाइटी के, विजय सरदाना साहब अर्थशास्त्री हैं, हिमांशु कुमार साहब टैक्स एक्सपर्ट है, अरुणेंद्र कुमार साहब पूर्व चेयरमैन रेलवे बोर्ड के। मत भूलिए 93 साल बाद आज ही बजट के साथ रेलवे बजट भी पेश किया जाना है। और मृगेंद्र हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी और अरुणेंद्र जी, चूंकि अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो बजट पेश होने वाला है आज? हाँ, मुझे तो लगता है कि होना ही चाहिए, क्योंकि जब एक बार तय होता है, पहले जैसे 28 फरवरी को होता था या अंतिम दिन जो है, पहली बार ऐसा अवसर ऐतिहासिक आ रहा है। ये ठीक है कि सब श्रद्धांजलि दें अहमद साहब को लेकर के, जो पूरी एक परंपरा भी रही है और वैसे भी उनका सब सम्मान पूरा देश करता रहा है, वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन बजट की अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक श्रद्धांजलि का एक वो होने के बाद, जैसे इस तरह की बैठकों में मैं ऐसा मानता हूं संसद कवर करते हुए कि आप एक बार बुला करके श्रद्धांजलि के बाद सदन को स्थगित कर दें और फिर दोबारा बुला करके पेश कर सकते हैं। तो ये अभी लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति जो सभापति है राज्यसभा के या राष्ट्रपति ने भी सलाह दी होगी। तो मुझे लगता है कि बजट यदि जो तय है क्योंकि उससे मार्केट पर और दुनिया की निगाह भारत के बजट पर है, इसलिए भी मुझे लगता है कि समय पर ही होना चाहिए। और यही चीज़ संवैधानिक एक्सपर्ट्स भी आलोक जी कह रहे थे कि सन 2000 से पहले तक तो यही होता था कि आप जो है 5 बजे पेश किया करते थे। इस बार भी ऐसा हो जाएगा कि स्थगित कर दिया जाए, उसके बाद 5 बजे पेश कर दिया जाए। हालांकि हमें इंतज़ार करना चाहिए। अरुणेंद्र जी, बजट अगर पेश होता है तो 93 साल बाद ये पहला मौका होगा जब एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है रेलवे बजट के लिए नहीं, अलग से दिन नहीं, आज ही के दिन ऐलान कर दिया जाएगा। पहले तो मुझे वो फीलिंग ही बता दीजिए आप। नहीं, अलग से पटरी नहीं है इस बार। हम भी देश के एक अंग हैं और देश की प्रगति में रेलवे का बहुत अहम भूमिका है। तो एक बजट साथ करने से ऐसा नहीं है कि रेलवे की कोई इम्पोर्टेंस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, लेकिन चूँकि ये एक लेखा जोखा का बजट पेश करना होता है, तो अगर सेंट्रल बजट के साथ पेश किया जाए तो हमको इसमें कोई नुकसान नहीं हो। ये बहुत सोच समझ के लिया गया निर्णय है, जिससे कि देश में रेल की प्रगति को एक नया उठाव आए, नई प्रगति मिले, जो कि हो सकता था अलग बजट पेश करने से थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती थी। तो आशा ये की जाती है कि इस बजट में रेलवे को अच्छा पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के नए दायरे मिलेंगे, नई तकनीक लाने की बात कही जाएगी और एक नया गति मिलेगी जिससे कि और आगे बढ़ा जा सके। इसमें इतना वक्त दिया जाएगा या आपको लगता है आलोक जी, आप में से कोई भी, विजय जी, हिमांशु, आप में से कोई भी मुझे बता दें, उतना ही वक्त दिया जाएगा या उसके साथ में ही पेश कर दिया जाएगा जनरल बजट के? देखिए, निश्चित रूप से जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के बजट एलोकेशन होते हैं, जैसे डिफेंस की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री की करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं, तो रेलवे भी एक पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, निश्चित रूप से उसमें 2-1 पैराग्राफ रेलवे के होंगे, डिटेलिंग तो टेक्स्ट में होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, क्योंकि पहली बार है, तो निश्चित रूप से फाइनेंस मिनिस्टर भी चाहेंगे कि ऐसा ना लगे कि हमने इग्नोर कर दिया। तो हो सकता है कि एक एम्फेसाइज हो, इस बार क्या सोच है, आने वाले समय में हम क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह से हम उसको प्लान आउट कर रहे हैं, किस तरह से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेट करेंगे। तो मुझे लगता है कई नई सोच भी आ सकती है, क्योंकि जब आप बजट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक पॉलिसी इंटीग्रेशन है, और जब आप पॉलिसी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हम पोर्ट के साथ रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, या रेल रोड जो कंपटीशन रहा है उसको किस तरह से हम कैपिटलाइज करें, या बाकी जो हम इस समय कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कैलकाटा, ये जो बड़ी बातें हैं मेरे ख्याल से होंगी। और रेलवे सेफ्टी पे मेरे ख्याल से निश्चित रूप से फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे, क्योंकि कुछ इस बार थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जाता है, निश्चित रूप से दिया जा सकता है दूसरे डिपार्टमेंट से ज्यादा। ठीक है, अब चूंकि हम बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने के उस मोड में आ चुके हैं, तो आप सभी से मेरा एक ही सवाल है और एक एक करके मैं आप सबके पास आऊंगी। इस बजट को लेकर आपकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है और इस बजट को लेकर आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? ये दोनों ही चीज़ें हैं जिस पर हमें बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं मृगेंद्र जी आपके पास आती हूँ, इंक्लूजन एक्सपर्ट के तौर पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सपर्ट के तौर पर। आपको क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है और सबसे बड़ा खौफ क्या है इस बजट को लेकर? जी रुबिका जी, इस बजट को लेकर के सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ
तो इस सरकार के, मोदी सरकार के अगर आप देखें पिछले 3 सालों में, तो उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी को लाना, लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ना, इस दिशा में बहुत सारे काम करने की कोशिशें की है। तो मुझे सबसे बड़ी उम्मीद है कि इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए इसमें आने वाली रुकावटों को लेकर के कुछ इस बजट में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। जो आज समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो इंफ्रा के लेवल पे हो, चाहे इंसेंटिवाइज करने की बात हो, चाहे टैक्स में रिलैक्सेशन की बात हो, तो उन सब पे कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। दूसरा जो खौफ है कि इस सारे लेस कैश इकोनॉमी वाले मसले पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं रखी गई है, वो अगर इस बजट में भी नहीं आती है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो कियोस ऑलरेडी तैयार हुआ है उस कियोस को बढ़ाने वाला काम ये हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेस कैश इकोनॉमी को लेकर के इस बजट में आनी चाहिए, ऐसा मैं मानूंगा। और सीए अरविंद सुब्रमण्यम ने भी ये बात कही थी कि जितना फास्टर रीमोनेटाइजेशन होगा उतना शॉर्टर और लेस सिवियर जो है इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन का होने वाला है। और फिर इसी इकोनॉमिक सर्वे में ये बात भी कही गई है कि देखिए कैश है या कैश नहीं है इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, दोनों को हैंड इन हैंड जाना चाहिए। विजय जी, इससे भी अग्री करते हैं आप या नहीं करते हैं? और दूसरा आपकी सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा डर इस बजट को लेकर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे वादे जनता के साथ किए थे। आप इलेक्शन मैनिफेस्टो से देख लें, प्रधानमंत्री की स्पीच देख लें, या उसके बाद जितने भी घोषणाएं सरकार ने करी है, और अगर हमें इन सब घोषणाओं पे खरा उतरना है और भारत सरकार के और प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी है, तो निश्चित रूप से पैसा चाहिए होगा। और अगर फंड कलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है टैक्सेशन। अब ये देखना होगा कि इस बजट में टैक्स को लेके भारत सरकार का अप्रोच क्या रहेगा। एक तरफ जीएसटी आ रहा है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट का ये है कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, तो आप हमारे टैक्स स्लैब्स कम करिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करिए। एक तरफ डिमांड है कि आप खर्चे कम करिए, टैक्सेशंस कम करिए, ताकि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हों। दूसरी तरफ आपको सोशल सेक्टर पे और जितने भी आपने जनता से वादे किए हैं उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, स्टेट्स की अपनी डिमांड्स हैं। तो एक तो ये है कि टैक्स मोबिलाइजेशन कैसे होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भाई आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय में बहुत सारे लोगों ने जॉब खोए हैं, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आपके पास फाइनेंस होगा तो आप इंक्लूजन की बात करोगे, रोजगार होगा तभी तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करोगे। तो मेरा सबसे बड़ा दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर इस देश में रोजगार नहीं बढ़े और हमने जीडीपी बढ़ा दिया तो इस देश के हित में नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा। तो फोकस होना चाहिए आपका रोजगार के ऊपर। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, डीमोनेटाइजेशन में हमने जो कहा था कि हम करप्शन कम करेंगे इस देश में, हम ब्लैक मनी कम करेंगे। लेकिन ब्लैक मनी और करप्शन की गंगोत्री तो पॉलिटिक्स है। क्या इस बजट सेशन में क्या पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने पे कोई कार्रवाई होगी? क्या जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम को कंसेशंस दिए गए हैं कि आप कैश ले सकते हैं, आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर उस कार्रवाई को लेकर बजट में देखिए, तो आपको मैसेज तो देना है कि आप सीरियस हैं। इम्पोर्टेंट हो सकता है।